हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की विज्ञान, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। और आप जानते हैं जीवन की मौलिक इकाई हमारी कोशिका है। तो कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 4 है। और इस पार्ट में हमने कोशिका को एकदम कंप्लीट कर लिया है। बच्चों, कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जिसमें से हमने लगभग में सारे कोशिकांगों को कवर किया है। आशा करता हूँ आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि बच्चों जो पिछले वीडियो हमारे हैं कोशिका पे, हमने पहले से 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, और तीनों एक दूसरे से लिंक हैं, संबंधित हैं। जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखोगे दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरा देखने पे तीसरा समझ में आएगा, तीसरा देखने पे चौथा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे आशा करता हूँ कि आप पिछले वीडियो ज़रूर देखो, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और ये अध्याय आपका ऐसा अध्याय है कि आपको बायोलॉजी पढ़ने से पहले इस अध्याय को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक। बच्चों, कोशिका में केंद्रक का बहुत बड़ा महत्व है। देखते हैं क्या है केंद्रक। केंद्रक, इसे कोशिका का नियंत्रणकर्ता कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में कई धागेनुमा संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इन क्रोमेटिन धागों के रूप में गुणसूत्र, डीएनए और इसके अलावा आरएनए होता है। ठीक है बच्चों, ये गुणसूत्रों को क्रोमोसोम कहते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे डीएनए के बारे में। बच्चों, यहाँ आपको बता देता हूँ, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये बच्चों क्रोमेटिन धागे में जो ये संरचना पाई जाती है, किसकी? एक तो गुणसूत्र की, दूसरा डीएनए की, तीसरा आरएनए की, ये पाए जाते हैं। क्रोमेटिन धागे की खोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है बच्चों, अब विस्तार से पढ़ेंगे गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र क्या है? इनको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। ये विभिन्न गुणों का निर्धारण करते हैं। संतानों में इनकी प्राप्ति माँ बाप से होती है, इसीलिए ये जोड़ों के रूप में होते हैं। मनुष्यों में इनकी संख्या 23 जोड़ी होती है और कुल गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, गुणसूत्रों की प्राप्ति माँ बाप से होती है। ठीक है, तो संतान में 23 गुणसूत्र माँ से आते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं। कितने हो जाते हैं? 46। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि गुणसूत्रों की खोज किसने की। तो गुणसूत्रों की खोज ओल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। गुणसूत्रों की मॉडलिंग या गुणसूत्रों का प्रयोगशाला में मॉडल बनाना एडियोग्राम कहलाता है। गुणसूत्रों के समुच्चय को व्यवस्थित में रखना कैरियोटाइपिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, गुणसूत्रों के समुच्चय को व्यवस्थित में रखना कैरियोटाइपिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, गुणसूत्रों का निर्माण डीएनए, आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन के निर्माण से होता है। बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए कि ये गुणसूत्र किसके बने होते हैं। इनमें होता है डीएनए प्लस आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं डीएनए के बारे में। बच्चों, डीएनए का पूरा नाम हमने बताया था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
बस इतना ही यहाँ जानिए, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा है। जब आनुवंशिक पदार्थ हम पढ़ेंगे बच्चों, वहाँ पे हम डीएनए के बारे में खूब विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ इतना ही जानिए कि डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे जीन के बारे में। जीन क्या है? डीएनए के ऊपर 4 क्षार विशेष क्रम में व्यवस्थित होकर विशेष सूचनाएं प्रकट करते हैं। इन सूचनाओं को ही आनुवंशिक गुण या जीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन जीन की खोज जोहानसेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है बच्चों, डीएनए के ऊपर बच्चों, डीएनए की हमने एक संरचना बनाया था इस तरह, सीढ़ी की तरह। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे ऐसे से क्या थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 प्रकार के क्षार थे। ठीक है, यही क्षार एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और ये कुछ सूचनाएं प्रकट करते हैं, और इन्हीं सूचनाओं को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण, जेनेटिक गुण। ठीक है, या फिर इनको जीन कहते हैं। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं क्या जीन के बारे में। जीन ही हमारे अंदर प्रकट करने वाले गुणों की इकाई है। ठीक, क्योंकि गुणसूत्र पर लिखी हुई इन जीनों की सूचना ही राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीनों के इस समूह को प्रोटियोम कहते हैं, और यह प्रोटियोम ही अलग अलग प्रकार के गुणों को बताते हैं। जैसे बच्चों, अगर किसी के पिता की बाल अगर घुंघरेले हैं, तो अगर बच्चे के भी घुंघरेले हैं, तो यह कौन डिसाइड करता है? जीन करते हैं कि पिता से बच्चे में जो लक्षण आए, इनको जीन लेके आता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ में आ गई होगी आपके, और आशा करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बच्चों छोटा सा शब्द पूछा जाता है, जंक डीएनए। जंक डीएनए का मतलब ये होता है डीएनए का वह भाग जिस पर जीन नहीं पाए जाते। डीएनए का वह भाग जिस पर जीन नहीं पाए जाते। यहाँ बच्चों जीन लिख लेना, जीन नहीं पाए जाते। जैसे आप लोग कहते हो ना, कोई सामान पड़ा होता है जंक लग जाती है, इसका मतलब उसका कोई उपयोग नहीं होता है, पड़े पड़े उसमें जंक लग गई। वैसे ही डीएनए होता है, इस पर कोई जीन नहीं होता है, ये ऐसे ही एक धागेनुमा संरचना होती है जिसका कोई भी टुकड़ा ऐसा नहीं है जिस पे जीन पाया जाता हो, तो वो क्या है? जंक डीएनए है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बच्चों आरएनए। आरएनए का मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है। ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है आरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए। इसका मतलब राइबोसोमल आरएनए, टी का मतलब है ट्रांसफ़र आरएनए, और एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए। बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आप इतना ही जानो कि आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये 3 प्रकार का होता है, आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, आर का मतलब हमने आपको समझा दिया, राइबोसोमल आरएनए, और टी का मतलब समझाया ट्रांसफ़र आरएनए, और एम का मतलब समझाया हमको मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इसको जब हम आगे एक अध्याय हमारा आएगा आनुवंशिकता, तब वहाँ पे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ इतना ही आप जानिए। अगला है बच्चों कोशिका विभाजन। ये इस अध्याय का लास्ट टॉपिक है बच्चों। कोशिका विभाजन। बच्चों, कोशिका विभाजन, क्यों कोशिका विभाजन की ज़रूरत पड़ती है बच्चों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, यानी हमारे शरीर की जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका ही है। ठीक है, जिस तरह एक मकान को बनाने में ईंटों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह हमारा शरीर बनने के लिए एक कोशिका योगदान देती है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह कोशिकाएं क्या करती हैं? अगर एक कोशिका से 2, 2 से 3, ये कोशिकाओं का जो समूह होता है ऊतक बनाता है,
और बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलके एक शरीर बन जाता है। तो उसी प्रकार एक कोशिका जो विभाजन होता है ये जीवों में वृद्धि, विकास, घाव का भरना और नए जीवों को जन्म देने के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है बच्चों, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और सूत्री कोशिका विभाजन। आशा करता हूँ आपको कोशिका विभाजन एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है। समसूत्री कोशिका विभाजन से जीवों में वृद्धि, विकास, घाव के भरने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस कोशिका विभाजन में सोमैटिक कोशिका का निर्माण होता है, इसलिए इसे सोमैटिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। इस कोशिका विभाजन से या इस कोशिका विभाजन के पश्चात जन्म लेने वाली पुत्री कोशिका की संख्या मात्र का मतलब मदर कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। फिर से रिपीट करेंगे इस लाइन को। इस कोशिका विभाजन के पश्चात जन्म लेने वाली पुत्री कोशिका की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। बच्चों, अगर मदर कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो उससे जो कोशिका बनेगी उसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, और ये कोशिका सिर्फ क्या करती, घावों के भरने में, वृद्धि के विकास में, ठीक है, या नए जीव को जन्म देने। जैसे कि आप अमीबा में देखते होंगे, अमीबा में क्या होता है, क्लोन बनता है। ठीक है, वो एक शरीर से ही दूसरा शरीर, मतलब एक कोशिका जैसे अमीबा अपना एक अंग जो है अलग करके नई संतति का निर्माण करता है। ठीक है, तो जैसे आप कहीं कट जाते हो, कुछ दिन बाद वो घाव भर जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बन जाती हैं, पुरानी कोशिकाओं से घाव भर जाता है। ठीक, अगला देखेंगे, अगला है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इस कोशिका विभाजन में जनन कोशिका का निर्माण होता है। इस कोशिका विभाजन के पश्चात जन्म लेने वाली डाटर कोशिका में, डाटर तो आप समझ ही रहे हैं, पुत्री। ठीक है, डाटर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल की आधी रह जाती है। इस कोशिका विभाजन में एक मदर सेल से 4 डाटर कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अगर मात्र कोशिका है जो कोशिका को जन्म देती है, उसमें से अगर मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो जो डाटर सेल होगी या पुत्री कोशिका होगी, इसमें मात्र 23 ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है, और ये एक कोशिका से क्या होती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। 1 से 4, 4 से 8 हो जाएंगी, इस तरह 16 बन जाएंगी। ठीक है, जैसे 2 से इधर 2 बनी, उधर 2 बनी। ठीक है, ऐसे बच्चों 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। एक स्टेप में 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं अकोशिकीय कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है बच्चों, एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम में कोशिका का कोई भी भाग अलग होकर नई कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता रखता है। इस तरह के कोशिका विभाजन को असूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे कि आपने अमीबा में देखा, अमीबा क्या करता है, एक ही सिंगल जीव होता है और उसी से अपने दूसरे संतति का निर्माण करता है। पहले उसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है, फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है और नया जीव बन जाता है। तो आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है, कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बताएंगे, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, और अभी तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सम्मिलित शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो
और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठाया जा सके। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते समय साइड में बनी घंटी को भी दबाओ ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कई बार हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है, तो घंटी को ज़रूर दबाओ। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।